आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल में पूछा गया कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि आखिर सिलिकॉन किस धातु के अंतर्गत आता है। तो सिलिकॉन अर्धचालक के अंतर्गत आता है, अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो जो दलदल और धान के खेत होते हैं उसमें से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस। इसके अलावा इसका फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो जो बड़ी माता का टीका होता है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है वह महिला सेक्स हार्मोन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आवर्त सारणी का मतलब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से है। तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार दमित्री मेंडलीफ ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो जो अग्नि 5 है, यहाँ पर अग्नि 5 होगा। जो अग्नि 5 है वह भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। तो जो अग्नि 5 है वह 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक अपनी मिसाइल छोड़ सकता है, वहां तक हमला कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर यह यमुना के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर बी यानी कि आंसर नंबर जो बी है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो काली मिट्टी होती है वह धान की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। तो जो मेमोरी है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। इसके अलावा जो माउस मॉनिटर कीबोर्ड है वह एक्सटर्नल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर, वो आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। तो यह क्रम अनुसार यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। तो जो ओजोन परत पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने।
इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन। अगर पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है तो ग्रांड ओल्ड मैन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो 1867 में जो गणना हुई थी उसमें बता दो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। 20 रुपये। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें क्या बताया गया था? तो उसमें बताया गया था कि भारत का धन किस प्रकार विदेशों में जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं की कोचों को दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वह भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है, यानी कि शिक्षकों को जो ट्रेनिंग देते हैं उसको दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो जो फ्रांस है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं। तो 5 कौन कौन से अस्थायी रूप से हैं? तो आपको इस तरीके से याद रखना है। रूस का फेस। तो यहाँ पर रूस का फेस में आपको क्या रखना है? पहला नंबर में तो रूस खुद आ जाएगा, दूसरा नंबर में जो आ जाएगा वो फ्रांस है, और तीसरा नंबर में आ जाएगा अमेरिका है, और चौथा नंबर में आ जाएगा आपका वो चीन है, और जो पांचवा नंबर में आ जाएगा वो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन की वास्तुकलाकृतियां हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मुगल काल की। आपको बता दूं कि जो शालीमार गार्डन है उसका निर्माण जहांगीर ने कराया था। इसके अलावा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 20 में है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो अकबर ने जो पंचमहल बनाया था वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1571 में की गई थी और 1572 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। और क्यों कराया गया था? क्योंकि अकबर ने जो गुजरात था उस पर विजय प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो जो कामागाटा मारू घटना है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कैसे संबंधित है? तो बात है 1914 की, जब कनाडा से भारतीय जवान जहाज की मदद से आ रहे होते हैं। कहाँ आ रहे होते हैं? कलकत्ता में। और वे कलकत्ता में जाके रुकते हैं। तभी अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भारतीय जवान
उस शिप में है और अंग्रेज वहाँ पर गोलियाँ चला देते हैं। उसी को कामागाटा मारू घटना के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजा चलैया समिति। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। और विभाजन कब किया गया था। तो 16 अक्टूबर को विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो प्रस्ताव 19 जुलाई को पेश किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। और जैसा ही 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पेश हुआ कि बंगाल विभाजन होगा, तब भारत के लोगों ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22 फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। तो जो वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान है वह अनुच्छेद नंबर 360 में है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या वित्तीय आपातकाल कभी भारत में लगा है या फिर नहीं, तो यह अभी तक नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 1930 में। अगर डेट भी पूछा जाता है तो आपका डेट हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो पहला सवाल में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरकिन। एरकिन का मतलब क्या होता है। तो एरकिन का मतलब होता है रहस्य। रहस्य। जस्ट नीचे में लिखा हुआ पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी कि हम किसी चीज़ का खुलासा कर देते हैं या फिर पब्लिक के बीच में अपने बातों को रख देते हैं। तो डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा या फिर गुप्त। अंधेरा या फिर गुप्त। अंधेरा या फिर गुप्त। नीचे में लिखा हुआ है सीक्रेट। तो सीक्रेट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब भी होता है रहस्य। रहस्य। इसके नीचे में देख सकते हैं इवेसिव। तो इसका मतलब क्या होता है। तो इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण। 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 तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। एरकिन का अपोजिट यानी कि रहस्य का अपोजिट। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन पब्लिक यानी कि सार्वजनिक। मान लीजिए कोई चीज़ को गुप्त रखते हैं वही पब्लिक कर देते हैं यानी कि सभी लोगों के बीच में बातों को रख देते हैं तो वह सार्वजनिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। विच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग यानी कि जिसे बिना तोड़े आसानी से घुमाया जा सके या फिर मोड़ा जा सके। ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो रिफॉर्मिज्म। तो रिफॉर्मिज्म का मतलब होता है संशोधनवाद। संशोधनवाद। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। लचीला। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरमेंट। तो इंटरमेंट का मतलब होता है दफन। दफन। कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। नरभक्षक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। विच कैन बी इजली कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग यानी किसी भी चीज़ को आसानी से घुमाया जा सके या फिर मोड़ा जा सके। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही यानी कि फ्लेक्सिबल। मान लीजिए कोई चीज़ लचीला होगा तभी तो उसको आसानी से घुमाया जा सकता है या फिर मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम दिया गया है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है टू कटजल वंस ब्रेन्स। तो इसका मतलब क्या होता है। दिमाग को कुरेदना यानी कि मान लीजिए कि दिमाग में हमारा कुछ याद नहीं आने लगता तो दिमाग को हम कैसे कुचलने लगते हैं या फिर कुरेदने लगते हैं। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया। तो इसका मतलब हो गया टू थिंक हार्ड यानी कि गहरी सोच में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है एक्नोलेज। तो इसका मतलब क्या होता है।
तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है कंप्लीएंट, तो कंप्लीएंट का मतलब होता है अनुपालन, अनुपालन। डेनी, डेनी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। नीचे में लिखा हुआ बेंट, तो इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ। डिफीट, डिफीट मतलब होता है हराना। तो ऐसे में एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्वीकार करना का एक्नॉलेज का मतलब, तो ऐसे में हो जाएगा स्वीकार करना का हो जाएगा स्वीकार नहीं करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेनी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सैनोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है टेनॉस, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा। नीचे में लिखा हुआ व्राय, तो व्राय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मरोड़ा हुआ, मरोड़ा हुआ। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है देर तक रहना या फिर लेट कर देना, देर तक, देर तक रहना। और थिन का मतलब क्या होता है? तो थिन का मतलब होता है पतला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो टेनाउस, टेनाउस का मतलब होता है छोटा या फिर तुच्छ। तो कोई चीज़ छोटा होगा या फिर तुच्छ होगा तो मान लीजिए कि वो ज़रूर पतला होगा, यानी कि थिन होगा। तो यहाँ में मिलता जुलता वर्ड हो गया थिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्पेलिंग को चूज करना है कि आखिर कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ए नंबर में दिया हुआ अकाउंटेसी, तो अकाउंटेसी का मतलब होता है लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूमिलेट का जो स्पेलिंग है उसमें डबल एम दे दिया गया है, तो यहाँ पर डबल एम नहीं होता है, यहाँ पर सिंगल एम होता है। तो एक एम को काट देते हैं तब जाके ये स्पेलिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा एक्यूमिलेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जमा करना, जमा करना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है एक्वेंटेंस, तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, यानी कि हम किसी से परिचित रहते हैं, जान परिचय रहते हैं, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है एक्वेंटेंस। जस्ट नीचे में लिखा हुआ एफेक्शनेट, तो एफेक्शनेट का मतलब होता है प्रिय या फिर प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से इनकरेक्ट वर्ड को पहचानना है, आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बटालियन वर्ड को, तो यहाँ पर जो बटालियन वर्ड है तो यहाँ पर LION होता है, यानी कि लायन, शेर वाला लायन यहाँ पर वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर LIAN लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ए स्पेलिंग दिया गया है वो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ओ आना चाहिए था बटालियन में, तब जाके यहाँ पर सही होता। और बटालियन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पलटन, पलटन, या फिर जो सैन्य दल होता है उसको भी बटालियन बोला जाता है। नीचे में लिखा हुआ ट्रेमेंडाउस, तो ट्रेमेंडाउस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत। नीचे में सफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा पर्याप्त, पर्याप्त। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण, टीकाकरण। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बटालियन, जो कि इनकरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंग्स वर्ड को, तो आपको बता दो कि हिंग या फिर हो गया रिले या फिर बैंक या फिर डिपेंड, इसके साथ ओन या फिर अपॉन लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा? तो यहाँ पर लगेगा आपका अपॉन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। द चिल्ड्रेन वेयर लुक्ड ऑन बाय देयर ग्रैंड मदर आफ्टर देयर पेरेंट्स हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में ओन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ओन नहीं आएगा, इसके जगह पर यहाँ पर आफ्टर वर्ड आएगा, आफ्टर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में एरर दिखाया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस को देख सकते हैं एन इलीगली कॉपीड,
तो इसका मतलब होता है अवैध रूप से नकल की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एपिरेटेड। एन ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? तो एन ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है एपिरेटेड, इसका मतलब होता है जहाज पर डाका डालना या फिर समुद्र पर डाका डालना। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एन आउट लोड, तो इसका मतलब होता है गैरकानूनी, गैरकानूनी। फिर ए क्रूड, तो इसका मतलब होता है बेईमानी। अगले क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया मैनेक्ड, तो मैनेक्ड का मतलब होता है बांध कर रखना, बांध कर रखना। नीचे में लिखा हुआ अनफेस्टेंड, तो इसका मतलब होता है देर करना। लिबरेटेड, तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना। नीचे में लिखा हुआ फेटर्ड, तो इसका मतलब होता है बेड़ियों में जकड़े रखना, बेड़ियों में जकड़ना। नीचे में लिखा हुआ अनबाइंडेड, तो इसका मतलब होता है आज़ाद कर देना, आज़ाद कर देना। तो यहाँ पर साइनोनियम दिया गया मैन क्लेक्ड, यानी कि बांध कर रखना, तो इसका साइनोनियम हो जाएगा बेड़ियों में बांध कर रखना, यानी कि फेटर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।